हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम भारतीय संविधान की प्रकृति को समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, आज के इस सेशन में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम मानव विकास की यात्रा को देखें, मानव विकास की जर्नी को देखें, तो काफी सारे इनोवेशन हुए हैं समय समय पर। जैसे पहिए का आविष्कार किया गया, आग का आविष्कार किया गया। इसी क्रम में मानव अस्तित्व के लिए एक और इंपॉर्टेंट इनोवेशन माना जा सकता है किसी भी देश के संविधान का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश का संविधान वहां पर मानव के अस्तित्व की गारंटी प्रदान करता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो भारत को समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, भारतीय संविधान की प्रकृति एक्चुअल में कैसी है। तो देखिए, किसी भी देश के संविधान की बात करें तो दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं। एक होता है यूनिटरी संविधान या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों की बात करें तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर केंद्र के पास आधिपत्य होता है, केंद्र के पास राज्यों के ऊपर ज्यादा अधिकार होते हैं। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये वो देश या वो संविधान जहां पर राज्यों के अपने अस्तित्व की गारंटी है और राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखने जाते हैं तो यूएसए और कनाडा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने वाले देश है। वहीं पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जापान, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहां पर एकात्मक संविधान को अपनाया है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान कैसा है। क्या भारतीय संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या भारतीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो जब हम भारतीय संविधान पर नजर डालेंगे, भारतीय संविधान का एनालिसिस करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में यूनिटरी और फेडरल दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं देखने को मिलती है। और इससे आपको पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अर्ध संघीय संविधान है, जहां पर यूनिटरी और फेडरल दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। एक एक करके हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता को जानेंगे कि यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है, और फिर देखेंगे क्या दोनों की विशेषताएं भारतीय संविधान में भी है। और आपको यहां से पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि दोनों की ही विशेषताएं भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच अवेलेबल है आप सभी के लिए। प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप सभी के लिए मेरा लाइव बैच अवेलेबल है। वहां पर देखिए, स्पेशली आंसर राइटिंग पर फोकस होगा। तो सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बैच को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आरएम 2.0 बैच हमारी शुरू हो गई है, जीएस फाउंडेशन कोर्स से सभी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए। ओके, आइए शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता की बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट के मध्य में, जहां पर राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं और केंद्र के पास अपने अधिकार होते हैं। राज्यों के अस्तित्व की गारंटी होती है। अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, राज्यों का अपना अलग संविधान है। तो यहां पर राज्य और केंद्र के मध्य में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। राज्य के पास अपनी पावर से और केंद्र के पास अपनी पावर्स देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारतीय संविधान को देखते हैं, तो भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को अलग अलग किया गया है और दोनों के मध्य में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। इस तरह हमें पता चलता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो विशेषता है ये भारतीय संविधान में भी हमें देखने को मिलती है, शेड्यूल 7 में। इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता है कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां पर केंद्र और राज्य के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो लिखित रूप में देखने को मिलता है।
ताकि जो पावरफुल है, जो बड़ा है, वो अपने से कमजोर के ऊपर कोई भी अत्याचार न कर सके और उसके पावर को न छीन सके। यहां पर सेंट्रल, आप जानते हैं पूरे देश में इनका राज होता है, तो राज्य की शक्तियों को न छीन सके, इसलिए एक लिखित संविधान उस देश में देखने को मिलता है। और इसी तरह का लिखित संविधान हमें भारत में भी देखने को मिलता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी विशेषता होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर किसी भी देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। अगर हम भारत में देखते हैं तो लिखित संविधान में कमजोरों पर पावरफुल अत्याचार न कर पाए, केंद्र राज्य के अधिकार न छीन पाए, इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है जो कि इस पावर के सेपरेशन में मदद करती है और इसे बनाए रखने में मदद करती है। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, संघीय संविधान का एक तत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्च होता है ऐसे देशों में जहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता हो। संविधान की सर्वोच्चता होती है और जितनी भी अदर बॉडी से, अदर संस्था है और अदर लॉज हैं, वो इस संविधान के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा रिजिडिटी, जिस देश में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का संविधान कठोर संविधान होता है, मतलब उस संविधान में इजीली चेंजेस नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रावधान जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को भारत में इफेक्ट कर सकता है, भारत में संघात्मक व्यवस्था को इफेक्ट कर सकता है, उसमें चेंज किया जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे प्रावधान अगर संविधान में बदलना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर इन्हें पास करवाना आवश्यक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें रिजिड देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में, यहां पर फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा प्रावधान है जो कि संघीय व्यवस्था की बात करता है, संघीय व्यवस्था को इफेक्ट करने की, परिवर्तित करने की मांग करता है, तो ऐसे प्रावधानों को बदलने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास होना चाहिए। तो इस तरह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की आपको विशेषता पता चलती है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, जो कि भारत में देखने को मिलता है शेड्यूल 7 में। इसके अलावा लिखित संविधान होना चाहिए, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलनी चाहिए, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान एक कठोर संविधान भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में रिजिडिटी का तत्व, कठोरता का तत्व भी विद्यमान है। भारतीय संविधान में सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करने के भी प्रावधान हैं और ऐसे कई जगह पर टफ प्रावधान भी दिए गए हैं जिससे संविधान को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से भारतीय संविधान को अगर हम देखते हैं तो ये लचीला और कठोर दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या रिजिड संविधान या रिजिडिटी, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, तो ये भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। इसके बाद संविधान की एकात्मक विशेषताओं की बात करें, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यूनियन ऑफ स्टेट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक तत्व है। भारत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 डायरेक्ट बात करता है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। इसके उलट अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए फेडरल ऑफ स्टेट है, वो राज्यों का समूह है और भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए राज्यों के अस्तित्व की भारत में कोई गारंटी नहीं है। आर्टिकल 3 ये प्रावधान करता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी भी वक्त राज्यों की सीमा में या नाम में चेंजेस कर सकते हैं। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ये एकात्मक संविधान की विशेषता है जो कि भारत के संविधान में भी देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 में भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। भारत जो बना है, जो लैंड एरिया है, वो राज्यों के मध्य ट्रीटी के परिणाम से नहीं बना, बल्कि जो राज्य बनाए गए हैं भारत में वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए गए हैं।
वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां के जो राज्य थे वो कभी एक साथ आते हैं, एक ट्रीटी करते हैं और मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जहां पर यह व्यवस्था है कि केंद्र कभी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता, उनके संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनकी सिटीजनशिप में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन भारत में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। केंद्र को आर्टिकल 3 में यह अधिकार दिया गया है कि वो कभी भी राज्यों की सीमा या नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो ये एकात्मक संविधान की विशेषता है जो कि भारत में देखने को मिलती है। सेकेंड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में राज्यों के अलग से संविधान की कोई बात नहीं की गई है। पूरे भारत में एक अकेले संविधान की बात की गई है जिसमें राज्यों को भी उनकी पावर दी गई और केंद्र को भी उनकी पावर दी गई। तो इस तरह से भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया जो कि एकात्मक संविधान की विशेषता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब पूरे देश के लिए एक ही सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। राज्यों की अलग से नागरिकता की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि भारत में राज्य अलग ना हो, उनका अस्तित्व भारत से ही जुड़ा हो, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का भारत में प्रावधान किया गया है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप एकात्मक संविधान की एक विशेषता है। इसके बाद किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन का अधिकार केंद्र को दिया गया है। केंद्र ही सुप्रीम होता है, सेंट्रल ही सुप्रीम होता है और यहां पर राज्यों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। अगर हम भारत की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 की हमने बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कभी भी भारत के नाम या सीमा, भारत के राज्यों के नाम या सीमा में चेंजेस कर सकती है, उनके क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल के पास पावर ज्यादा होता है, ये एकात्मक संविधान की विशेषता है। अगर हम भारत में देखें तो आपको यहां पर पता चलता है कि अगर पार्लियामेंट कभी भी राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है और राज्य का कोई अस्तित्व की गारंटी नहीं है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी सेंट्रल को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर देती है। तब ऐसे केस में स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अगर देश में इमरजेंसी लागू की जाती है तो भारत का जो संघात्मक स्ट्रक्चर है वो एकात्मक स्ट्रक्चर में बदल जाता है और पूरी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है अगर देश में इमरजेंसी लागू। ये सभी प्रावधान, ये सभी विशेषताएं एकात्मक या यूनिटरी संविधान की विशेषता है। क्या ये सभी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है एकात्मक संविधान में? यूनियन ऑफ स्टेट, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। सिंगल सिटीजनशिप या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान की बात की गई है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, राज्यों की अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। केंद्र या पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी वक्त राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र के पास भारत में शक्तियां राज्य की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर हम दोनों टाइप्स देखें, दोनों सिस्टम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के भी तत्व देखने को मिलते हैं और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के भी सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें कि ऐसी कौन सी जगह पर भारतीय संविधान में या इंडिया में से कौन से प्रावधान है जहां पर केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अभी तक अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम वहां पर क्या देख रहे थे कि केंद्र कभी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो भारत में अनुसूची 7 में भले ही राज्यों के पास अपने अधिकार हैं, राज्यों के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी काफी जगह पर यह प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे किसी भी राज्य में गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर जो कि राज्य का सबसे उच्च पद होता है, उस पर नियुक्ति का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। राज्य में अगर कोई भी कानून बनाना है तो बिना राज्यपाल की साइन के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा
राष्ट्र हित के लिए। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 249 के तहत अगर स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट केंद्र सरकार को नेशनल इंटरेस्ट का लगता है तो राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऐसा बिल पास करके स्टेट लिस्ट के उस पर्टिकुलर विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। इसके अलावा नए राज्यों का गठन, केंद्र जब चाहे आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकती है। किसी एक राज्य को डिवाइड करके 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से ऐसा बिल पास करवाना पड़ेगा। पार्लियामेंट राज्यों से पूछने की भी जरूरत नहीं, केवल पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से ऐसा बिल पास कराया और किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी है जहां पर बहुत ही सिंपली चेंजेस हो सकता है और बहुत सारे प्रावधान, जैसे मैंने आपको फेडरल सिस्टम पर इफेक्ट वाला एग्जांपल दिया था, ऐसे प्रावधानों में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल भी है, भारतीय संविधान रिजिड भी है, मतलब लचीला और कठोरता दोनों ही गुण भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। तो लचीले की बात करें, सिंपली चेंजेस की बात करें तो ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है और रिजिडिटी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, जो दोनों ही भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना ये अधिकार भी केंद्र सरकार को ही दिया गया है। तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर केंद्र सरकार राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करती है। तो आपको यहां पर इजीली समझ में आ गया होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषता है और दोनों की ही विशेषता हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। इस तरह से भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक या क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आता कि भारत में क्वाजी फेडरल व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, क्यों पूरी तरह से यूनिटरी या क्यों पूरी तरह से फेडरल सिस्टम को नहीं अपनाया गया, तो इसका कारण है भारत की डाइवर्सिटी। भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। अब अगर हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लेते तो क्या केंद्र पर बैठा हुआ कोई सिंगल एक व्यक्ति या एक अथॉरिटी को पता रहता कि देश के किस कोने में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे केस में दिल्ली में बैठा हुआ कोई एक इंस्टीट्यूशन ये कैसे डिसाइड कर पाता कि तमिलनाडु के किसी गांव में क्या समस्या है, असम में क्या प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए भारत में पूरी तरह से यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को न अपनाकर राज्यों को भी स्वायत्तता दी गई है। अब आपके दिमाग में आएगा तो पूरी तरह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं अपनाया गया? तो वो इसलिए क्योंकि यही विविधता कहीं ना कहीं भारत के टूटने का या भारत से अलग देश बनने का भी जोखिम खड़ा करती है। जैसे तमिलनाडु सेपरेट द्रविडियन स्टेट की बार बार मांग करता है, पंजाब में उधर खालिस्तान मूवमेंट बार बार खड़ा होता है। ऐसे केस में अगर स्टेट को अपनी पावर पूरी तरह से दे दी जाती और सेंट्रल का कंट्रोल हटा लिया जाता तो संभावना होती कि भारत यूरोप की तरह टुकड़ों में देखने को मिल सकता था। इसीलिए भारतीय जो संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने पूरी तरह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा को भी नहीं अपनाया और दोनों के जो पॉजिटिव तत्व थे दोनों संविधान के, उन्हें भारतीय संविधान में एड ऑन किया और भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर या नेचर क्वाजी फेडरल बनाया गया। ओके, इस केस में केसी वियर ने एक तर्क दिया है जो कि बहुत ही फेमस संघीय सिद्धांतकार है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय है या फिर क्वाजी फेडरल है। इसी केस में डीडी बसु ने भी कहा है कि भारत के संविधान ने अनिवार्य रूप से सरकार का एक संघीय चरित्र निर्धारित किया है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो संरचना में संघीय है और भावना में एकात्मकता का गुण लिए हुए है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस किया है सतपाल वर्सेस पंजाब स्टेट मामले में 1969, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का संविधान संघीय या एकात्मकता की तुलना में अधिक अर्ध संघीय है, क्वाजी फेडरल। मतलब यूनिटरी और फेडरल की तुलना में भारत के संविधान को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन,
जहां पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही संविधान के गुण देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाता है कि भारतीय संविधान में क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के गुण हैं, तो भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, तो भारतीय संविधान का नेचर क्वाजी फेडरल है। ओके, काफी सारे स्टेट पीसीएस की मेंस में या यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसीलिए आज हमने पर्टिकुलर एक इसी टॉपिक को डिस्कस किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।